नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और चुनावी खबरों की शुरुआत करेंगे। महासंग्राम 2023 में छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। दरअसल 2 नवंबर और 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा प्रस्तावित है। दुर्ग और कांकेर में वे जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारी भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी है। दरअसल दुर्ग में 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, तो 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान भी होना है और इसके लिए जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2 नवंबर और 7 नवंबर का दौरा है, भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए प्रचार अभियान में तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। प्रस्तावित दौरे में 2 नवंबर और 7 नवंबर तिथि तय की गई है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के डिमांड पर स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर हैं, उनका दौरा है छत्तीसगढ़ का। 2 और 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा और यहां छत्तीसगढ़ दौरे पर क्या कुछ तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आकाश, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? पीएम मोदी आ रहे हैं छत्तीसगढ़। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहले पायदान पर है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जन नेता है, लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ में लगातार उनकी सभाएं भाजपा करा रही है। इसी के उसमें 2 नवंबर को कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो सकता है। पहले चरण का मतदान जो है 7 नवंबर को है। ऐसे में 2 नवंबर को कराने का भाजपा की रणनीति यही है कि कहीं ना कहीं वोटरों को साधा जाए। वहीं 7 नवंबर को भी एक प्लान चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुर्ग में दौरा कराया जाए। वहां नामांकन 7 नवंबर को होने हैं। ऐसे में बड़ी सभा हो सकती है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी जगदलपुर में दौरा किया था, रायगढ़ में दौरा हो चुका है, बिलासपुर में दौरा हो चुका है। अब ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव के लिहाज से। जी, 2 नवंबर वाला कार्यक्रम कहां होगा आकाश? जी, 2 नवंबर को कांकेर में सभा की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। हालांकि संगठन इसमें बैठक चल रहा है और कहीं ना कहीं वहां पे सभा कराने की तैयारी में है। 7 नवंबर का? 7 नवंबर को दुर्ग में सभा की तैयारी है। इसके लिए भी संगठन में बैठक हुई है। लगातार चर्चाएं भी चल रही है। संगठन के बड़े नेता केंद्रीय नेतृत्व के साथ बात कर रहे हैं और सभा को लेकर तैयारी में जुटी हो। उस दिन 7 नवंबर को दुर्ग जिले का नामांकन होना है। ऐसे में उनके पक्ष में प्रचार कर सकते हैं, रैली भी हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आकाश। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ के प्रचार रण में अब राहुल गांधी उतरने वाले हैं। दरअसल आज भानु प्रतापपुर में उनकी चुनावी सभा है और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। फरसगांव में सभा को संबोधित करेंगे। 29 अक्टूबर को राजनांदगांव और कवर्धा जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे छत्तीसगढ़ में। भानु प्रतापपुर में आज चुनावी सभा उनकी होनी है, फरसगांव में। और इसके अलावा राहुल गांधी अपने संबोधन के दौरान किन विषयों पर बात रख सकते हैं, क्या कुछ उनके भाषण में चर्चा का केंद्र रहेगा, इस पर भी डिटेल लगातार आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा और आज भानु प्रतापपुर में राहुल गांधी की एक बड़ी सभा होनी है और छत्तीसगढ़ के प्रचार में राहुल गांधी अब उतर चुके हैं। भानु प्रतापपुर में चुनावी सभा को वे संबोधित करेंगे। फरसगांव में सभा को संबोधित करेंगे। 29 अक्टूबर को राजनांदगांव और कवर्धा जाएंगे राहुल गांधी और कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। लोगों से अपील करेंगे कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की। आपको बताते चले कि राहुल गांधी भानु प्रतापपुर में रैली करेंगे। और कोंडागांव के केशकाल विधानसभा में आज राहुल गांधी की एक सभा होनी है और इस सभा को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी क्या विषय रख सकते हैं, इस पर भी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। सभा में सीएम भूपेश बघेल सहित कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की जानकारी है। राहुल गांधी की सभा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 400 जवान सुरक्षा में तैनात किए गए। 2018 में भी राहुल गांधी ने कोंडागांव विधानसभा में चुनावी सभा की। उस दौरान मक्का प्रोसेसिंग प्लांट देने का भी वादा उन्होंने किया था। पूरे सभा पर है। कल इसी जगह पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी की एक आम सभा है। 2018 में भी कोंडागांव में राहुल गांधी
कोंडागांव विधानसभा में अपनी एक आम सभा किए थे। इस बार केसकाल विधानसभा के फरस गांव में उनकी आम सभा है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी जोश और ताकत से कार्यक्रम में को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इनका यहाँ पर जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं उससे करीब 20 से 25 हज़ार कुर्सियाँ लगी हुई हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष झुमुक दीवान है। भैया, क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा राहुल गांधी के आने से? निश्चित तौर पर इसके पहले भी 2018 में माननीय राहुल गांधी जी कोंडागांव आए थे चुनावी सभा में, और उन्होंने जो वादा किया था वो छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो भी वादा था वो पूरा हुआ है। इस बार भी कहीं ना कहीं उनके आने से हमारे क्षेत्र की जनता, विधानसभा की जनता, जिले की जनता को इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस की वापस सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। कितनी भीड़ आने की उम्मीद है आपको यहाँ? देखिए, विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम है। मतदाता की बोलें तो लगभग 2 लाख मतदाता है, लेकिन अब वो आएंगे राहुल गांधी के नाम से तो ऐसे भी आएंगे, और वो आ रहे हैं, मतलब झूठ बोलने नहीं आ रहे हैं, सच्चाई बोलने के लिए आए, और कहीं ना कहीं उमड़ की भीड़ आएगी हमारे क्षेत्र की जनता। ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जिनका कहना था कि मतदाता तो 2 लाख हैं, पर यहाँ पे जो आम सभा में जनता आएगी वो उम्मीद से ज़्यादा आएगी। न्यूज़ 18 के लिए केसकाल से विवेक श्रीवास्तव। और इस कार्यक्रम को लेकर और डिटेल लेने के लिए चलेंगे हमारी सहयोगी ममता लांजेवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता, क्या डिटेल मिल पा रही है? राहुल गांधी भी आज से कांग्रेस के प्रचार में जुट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस अगर हम बात करें तो पूरी ताकत झोंक रही है, और आज राहुल गांधी की 2 सभाएं होंगी और 2 दिनों के लिए राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज जो है वो सबसे पहले भानु प्रतापपुर में 1 बजे सभा लेंगे और उसके बाद में 2:30 बजे फरसगांव जो है कोंडागांव जिले के अंतर्गत जो आता है उसमें वहां पर सभा लेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कल कवर्धा और राजनांदगांव में उनकी सभाएं होंगी। चारों ही सभाओं को लेकर अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ी घोषणा राहुल गांधी कर सकते हैं। अगर फरसगांव और भानु प्रतापपुर की सभाओं को लेकर बात करें तो वहां पर बस्तर को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। वनोपज को लेकर खासतौर पर अगर बात करें तो चूंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने 4 गारंटी दी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्ती में कर्ज कहा है कि पिछले साल की तरह इस बार कर्ज माफी होगी, तो मजमून जब इस तरह का है तो लोगों की उत्सुकता ये बढ़ गई है कि आगे जो है वो किस तरह की चीजें घोषणा पत्र में हो सकती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बार के घोषणा पत्र में खासतौर पर तेंदुपत्ता को लेकर और इसके साथ ही जो वनोपज है, अलग अलग तरीके से जो वनोपज है, इमली और तमाम तरह की चीजों को और फोकस किया जाएगा, और आदिवासी अंचलों को लेकर खासतौर पे अलग तरह की कोई और बड़ी घोषणा की जा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये एक फोकस में है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कवर्धा और राजनांदगांव में जो सभा होने वाली है उस सभा को लेकर भी कहा जा रहा है कि वहां पर भी राहुल गांधी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर हम बात करें तो कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में लग रही है कि बीजेपी का घोषणा पत्र आ जाए, लेकिन उसके पहले कांग्रेस धीरे धीरे एक दूसरी स्ट्रेटेजी पे चल रही है। जहां जरूरत होती है वो अपनी घोषणाएं जो है वो करते जा रहे हैं। दूसरी अगर हम बस्तर की बात करें तो कांग्रेस के पास में पूरी सीटें बस्तर की हैं, सरगुजा और बस्तर दोनों की सीटें हैं, लेकिन जब आप सरकार में रहते हैं तो आपके सामने चुनौतियां बढ़ जाती है, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है। का भी थोड़ा बहुत असर रहता ही है। ममता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिटेल दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे जानकारी लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे और बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत की, जहां सियासत लगातार जारी है और एमपी में चुनाव में राम के बाद अब बाबर की भी एंट्री हो गई है। दरअसल बाबरी ढांचे पर कांग्रेस के बयान से बवाल मचा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा का बयान आया, कहा कि बाबरी ढांचे को कांग्रेस ने शहीद बताया। हिंदुत्व के खिलाफ कांग्रेस का मूल चरित्र उजागर हो गया। प्रदेश में जगह जगह राम मंदिर के पोस्टर्स से इन्हें दिक्कत है। राम मंदिर के पोस्टर्स हटाने को लेकर इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर सबका है, पर राम मंदिर के पोस्टर से इन्हें क्या दिक्कत है? सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन गए हैं। हिंदुत्व, राम और सनातन को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। प्रियंका गांधी से सवाल किया, कहा कि राम मंदिर के पोस्टर लगाने पर क्यों हो रहा कष्ट। प्रियंका गांधी जी, आप आज मध्य प्रदेश आ रही हैं, आप जवाब दे देना। करोड़ जनता ने राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का
भगवान रामलला विराजमान होंगे, इसका दर्द, इसकी पीड़ा कांग्रेस के उन तुष्टीकरणवादी नेताओं को है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी हुई। देखिए जरा भाषा, कि सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन रहे थे, अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है। यह सब सोनिया के इशारे पर आज देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। यह चरित्र कांग्रेस का मुंह में राम बगल में बका है, क्योंकि इन्हें तो बाबर और वही दिखाई देता है। कांग्रेस को असल दिक्कत प्रभु राम श्री राम के और सनातन धर्म से इस देश के अंदर कांग्रेस के पेट में दर्द। और अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अनुराग, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर ये राम और सनातन धर्म के मुद्दे पर घिर रही है, बहुत सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब हो नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भोपाल, इंदौर, प्रदेश के कई हिस्सों में राम मंदिर को लेकर बीजेपी की तरफ से होर्डिंग्स लगाए गए, उसी को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग में भी इस बात को लेकर शिकायत की है। लेकिन अब इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि राम प्रेम की जगह कांग्रेस का जो बाबर प्रेम है वो अब जाहिर हो रहा है, क्योंकि भव्य राम मंदिर यदि बनाया जा रहा है और उससे होर्डिंग्स लगाए गए तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो राम भक्ति दिखाने का काम करती है वो भी इस तरीके के होर्डिंग्स लगाकर राम मंदिर बनाए जाने का समर्थन कर सकती है, लेकिन राम मंदिर के नाम पर और उसकी तस्वीर को लेकर जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उसको लेकर आपत्ति जताना कांग्रेस का राम प्रेम नहीं बल्कि बाबर प्रेम दिखाने का काम करता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के नेताओं के बयान और लगाए गए होर्डिंग्स को लेकर जो आपत्ति कांग्रेस पार्टी की तरफ से जताई जा रही है उसी को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर हमलावर है। शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और अब बात जेपी नड्डा की, जो कि मिशन छत्तीसगढ़ पर हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और आज 2 दिन के दौरे पर वे छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। शाम को रायपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा और बीजेपी मुख्यालय में बैठक लेंगे संगठन की और चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। 29 अक्टूबर को सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक होनी है। दरअसल रायपुर में मन की बात कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और अमलीडीह में यह कार्यक्रम होना है। दरअसल डोंगरगढ़ और पंडरिया विधानसभा में सभा को संबोधित भी करना है उन्हें। 29 अक्टूबर को दोपहर चंद्रपुर में एक सभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। तो इस बार के विधानसभा चुनाव को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ लगे हुए हैं और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 अक्टूबर को बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे और इसके अलावा मन की बात, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होंगे। और आपको बताते चलें कि चंद्रपुर में एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा 29 अक्टूबर को सुबह बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक में भी उन्हें हिस्सा लेना। आज से 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में भी रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर क्या डिटेल्स और आगे रहेंगी, इस पर आगे जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में आज शाम वे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और 2 दिन उनके कार्यक्रम हैं और इन कार्यक्रमों को लेकर भी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मन की बात सुनने का भी उनका कार्यक्रम है और साथ ही साथ बताते चलें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम भी सुनने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ वे मौजूद होंगे। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आकाश, क्या डिटेल मिल पा रही जेपी नड्डा के दौरे को लेकर?
जी बिल्कुल, जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा बना है और आज वो 7:45 बजे करीब वो पहुंचेंगे रायपुर। इसके बाद सीधे कुशाभाऊ ठाकरे जो भाजपा का मुख्यालय है वहां जाएंगे, संगठन की बैठक लेंगे, यहाँ पर विधानसभा की तैयारियों का जायजा लेंगे, किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा घोषणा पत्र समिति पर भी चर्चा हो सकती है। दूसरे दिन का उनका कार्यक्रम है जो रायपुर शहर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में जिला कार्यालय में शामिल होंगे। यहाँ पर घंटे भर वह भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। इसके बाद करीब 11:30 बजे मन की बात कार्यक्रम में रायपुर में ही शामिल होंगे। इसके साथ ही उनकी 3 सभाएं हैं जो डोंगरगढ़, चंद्रपुर और पंडरिया में की गई है। इस तरीके से सारा कार्यक्रम उनका तय किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। जगदलपुर से एक बड़ी खबर, होटल में एक विदेशी नागरिक की मौत का मामला। दरअसल इटली के नागरिक की मौत हो गई। आपको बता दें कि फ्रांसिस्को मौरी नाम के विदेशी नागरिक की मौत का मामला, जिसकी जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और हार्ट अटैक आने की वजह से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद इसका खुलासा हो सकेगा। आपको बताते चले कि बोधघाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हार्ट अटैक आने की वजह से नागरिक की मौत हो सकती है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। इटालियन नागरिक की मौत हुई है और ये होटल में उसकी मौत हुई। बताया जा रहा है कि इटली के नागरिक की मौत का ये मामला जो सामने आया, दरअसल ये फ्रांसिस्को मौरी नाम के शख्स की मौत होने से पुलिस अभी फिलहाल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हार्ट अटैक की वजह से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। जगदलपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर बोधघाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इटालियन नागरिक की मौत के मामले में पुलिस जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। एक इटली के व्यक्ति हैं, मौरी फ्रांसिस्को उनका नाम है। करीब 71 वर्ष जो डॉक्यूमेंट के अनुसार उनकी उम्र हो रही है। वो यहाँ एनएमडीसी प्लांट में काम कर रहे थे और स्टे कर रहे थे विनाश इंटरनेशनल होटल में। कल रात से इन्होंने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो आज रात में उनके फ्रेंड्स के प्रेजेंस में होटल के स्टाफ ने दरवाज़ा खोला और जब दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो मृत हालत में पाए गए हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया ये नज़र आ रहा है कि मृत्यु शायद इंटरनल जो बॉडी कॉम्प्लिकेशंस या हार्ट अटैक के कारण हुई होगी। फाइनल जो फाइंडिंग्स होंगे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी इंतजार किया जा रहा है और श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, क्या डिटेल मिल पा रही है इस मौत को लेकर? पुलिस क्या किस तरह से प्रथम दृष्टया जांच कर रही है अभी तक? जी देखिए, जो विदेशी नागरिक है इटली का रहने वाला है और ये एनएमडीसी जो प्लांट है वहाँ पर ये किसी कंपनी में काम करता था। पेशे से इंजीनियर है। कल देर रात जब ये पहुंचा एक होटल में रुका, लेकिन वो होटल का रूम बंद हो गया था। तो उनके जो सहयोगी थे होटल को रूम को खुलवाने की कोशिश किए, लेकिन इसके बावजूद भी जो शख्स है जो फ्रांसिस्को मौरी है वो रूम नहीं खोला। जिसके बाद वो होटल संचालक को सूचना दी। होटल संचालक ने तत्काल ही इसकी सूचना बोधघाट पुलिस को दी। बोधघाट पुलिस मौके पे पहुंची, देखा था वो जो मॉरिसिको जो मौरी है वो मृत पड़ा था। उसको जांच किया गया, लेकिन प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है कि इसकी जो मौत है हार्ट अटैक से हुई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस जो मृत जो विदेशी नागरिक है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी, किस समय पुलिस को सूचना मिल पाई श्रीनिवास ये, और होटल वालों को कैसे पता चला कि जो शख्स अंदर है वो उसकी मौत हो चुकी है? क्या कुछ इस बारे में होटल कर्मचारी या पुलिस बता रही है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल तो होटल संचालक का यही कहना है कि जब वो रात को पहुंचा अपने सहयोगी के साथ तो होटल में चले गया था, खाना वाना खा के चले गया था। लेकिन उसके बाद जो उसके सहयोगी है उसे उठाने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो रूम नहीं खोला। इसके बाद होटल संचालक को सूचना दी। उसके बाद पुलिस तक मामला पहुंचा और पुलिस ने जब रूम में खुलवाया तो वो मृत पड़ा था। तो फिलहाल पुलिस ये कर रही है कि पूरे मामले को लेकर जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक जल्दबाजी होगा, कुछ कहना। जी
स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रीनिवास। और आगे बढ़ेंगे, अब रुक करेंगे अगली खबर का। कोरबा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पटरी से मालगाड़ी के डिब्बे उतर गए। आपको बता दें कि शंटिंग के दौरान खाली मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए और 16 घंटे कोयला लोडिंग बाधित रही। और आपको बताते चले कि रेलवे जीएम के दौरे के बीच यहां पर दीपका में लोडिंग पॉइंट पर यह घटना हुई। रेलवे को लाखों का नुकसान हुआ है। बताते चलें कि कोरबा से ये पूरा मामला सामने आया, जहां शंटिंग के दौरान मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए और मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरने की वजह से नुकसान हुआ है। हालांकि ये डिब्बे खाली जरूर थे, लेकिन रेलवे को जरूर नुकसान हुआ है। 16 घंटे ये यातायात यहां से बाधित रहा और रेलवे को लाखों का नुकसान हुआ है इस दुर्घटना से। और बड़ौदा बाजार में शराब बिक्री को लेकर ग्रामीण काफी नाराज हैं। इनका यह कहना है कि अवैध महुआ शराब का बच्चे भी सेवन कर रहे हैं और इसकी शिकायत पुलिस से करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये पूरा मामला कसडोल तहसील के ग्राम पंचायत बया का बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने रोष जताया है। उनका कहना है कि महुआ शराब के आदी हो चले हैं बच्चे भी, और ऐसे में इसे बंद किया जाना चाहिए। और इस बात को लेकर अब तक जो विरोध दर्ज कराया गया, उस विरोध को लेकर आगे की स्थिति क्या रहती है, क्या बया पंचायत को लेकर पुलिस यहां पर कोई एक्शन लेती है या फिर प्रशासन इस बारे में कोई कदम उठाता है। चूंकि बताया जा रहा है कि छोटे बच्चे भी अब महुआ शराब सेवन करने लगे हैं, उनको भी इसकी लत पड़ गई है। ऐसे में शराब बंदी यहां पर होनी चाहिए, नकेल कसी जानी चाहिए। स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर अपना रोष प्रकट किया और पुलिस में इसके संबंध में शिकायत तो दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा कहना है ग्रामीणों का। कतेक दिन ले बिका थे? लगभग बहुत दिन हो गए, जब से कोरोना काल होए ना तब से बिकाई चालू हो। ये बंद कराए के लिए कोई प्रयास करे अपन? हाँ, कई बार कर चुके हैं। महिला समूह से चौकी में आवेदन भी दे चुके हैं। अब घर घर जाके भी बंद करवाए की कोशिश करे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकली। का बोलते अधिकारी कर्मचारी बन गए? पुलिस वाले मैंने बोलते कि उल्टा धमकी देते। क्या धमकी देते? जबरदस्ती होकर घर में तुमन कैसे घुस गया, तुमन को बरो अगर रिपोर्ट कर दी तो अंदर कर दहा तुमन ऐसे करके। हमारे ग्राम पंचायत बया के अंतर्गत कई अवैध शराब महुआ शराब बिक रहा है, जिसको महिलाओं ने भी जो 1 साल पहले 1-2-1.5 साल पहले एक रैली निकालकर जुलूस निकालकर उनके जो दारू बेच रहे हैं उनके घर घर जाकर पकड़ने का काम किया था। फिर भी पुलिस वाले ने बोला कि आप लोगों को बैठक में, जिसमें पुलिस वाले बुलाया गया था, जिसमें पुलिस वाले ने बोला कि आपका पकड़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, पकड़ने का अधिकार नहीं है तो आप पकड़िए, उनको डालिए। हाँ, करवाते हैं सर। तो क्या बोलते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कोई नहीं सुनते, कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं करते हैं। पुलिस वाला कहते हैं कि हम लोग का है पकड़ने का, तुम लोग मत जाना, जाओगे तो फिर तुमको बंद कर देंगे चोरी में। कई बार कर चुके हैं इसके बारे में शिकायत। क्या बोलते हैं अधिकारी? अरे ठीक है, कर देंगे, वो इसी वो है, वही दुनिया भर का नाटक करते हैं, आज तक बंद नहीं हुआ है। और सीधे लिए चलते हैं, रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। 19 योजनाओं में शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण की योजनाओं में 0 पैसा दिया। ये उनके बजट के वित्त विभाग का कागज है, मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान भाषण बड़े बड़े दे देंगे, ये उनकी सच्चाई है। और शायद इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं केंद्रीय, उनके विभाग की संसदीय समिति ने मध्य प्रदेश में बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों की आय 2015-16 में 9,740 रुपया प्रति माह थी और शिवराज सिंह चौहान की कारस्तानी के चलते, भाजपा की कारस्तानी के चलते ये कम होकर, ये अकेला शायद ऐसा प्रांत है इस देश में जहां
खुद उनका कृषि मंत्री जो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं बता रहे हैं कि ये अब कम होकर 8,339 प्रति माह हो गई। यानी 5 अगर एवरेज परिवार के सदस्य हैं तो पूरे परिवार के लिए 200। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, चल लौटते हैं। के किसानों के